हेलो एवरीवन, 1 मिनट। हेलो एवरीवन, आज है 5 सितंबर 2020 और हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द एडिटोरियल। तो जैसा कि अभी हमने कहा था आपको, कल और आज मैं आर्टिकल डिस्कशन नहीं कर पाया, तो कोई रीज़न था, ठीक है, तो नहीं कर पाया। तो मैं अपलोड अभी कर रहा हूँ 4 सितंबर का अपलोड, अभी कुछ ही मिनट पहले मैंने अपलोड कर दिया है और ये है 5 सितंबर का एडिटोरियल। तो पहला आर्टिकल हमारा है कार्बन टैक्सेशन। तो कार्बन टैक्सेशन क्या होता है? तो कार्बन तो आप जानते ही हो कि हमारी पृथ्वी को जो है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो हमारे पृथ्वी की टेम्परेचर बढ़ जाएगी। पृथ्वी की टेम्परेचर बढ़ जाएगी तो फिर ग्लोबल वार्मिंग का कर्षण है। आर्टिक जो है हमारा जो है अंटार्कटिका है, ये सब पिघलना शुरू हो जाएगा और जब ये पिघलेगा तो फिर समुद्र का सतह का लेवल बढ़ जाएगा। जब ये लेवल बढ़ जाएगा तो जितने भी आइलैंड कंट्री है सब डूब जाएगा। फिर आइलैंड कंट्री डूब जाएगी तो फिर कंट्री जो हमारे जो बड़े बड़े कंट्री ये सब डूब जाएगी। सब डूब जाएगी तो फिर दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए हमको कार्बन टैक्सेशन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं ये पेपर 3 इन्वायरमेंट से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो लो कार्बन इंक्लूसिव ग्रोथ, तो हमारा टारगेट क्या है कि कार्बन कम से कम एमिशन किया जाए। मतलब दुनिया को तरक्की की तरफ भी लेके जाना है, ग्रोथ भी लेके करना है और लो कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है। तो इसके लिए सरकार को जो इमारतें बनानी चाहिए और फ्यूल का जो इस्तेमाल करनी चाहिए, व्हीकल्स का स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ों पर ये कंसर्न रेगुलेशन और ये स्टैंडर्ड पैरामीटर हमको बनाना पड़ेगा, जिससे कि चीज़ें अच्छे से अच्छे तरीके से वर्क कर सके। इसके लिए हमें पब्लिक फंडिंग चाहिए, रिसर्च डेवलपमेंट चाहिए कि कैसे हम जो है कम कार्बन एमिशन करके अपना इनिशिएटिव ग्रोथ कर सकते हैं। अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़, ये सब करना होगा कि कैसे जो है जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको जलाने के बाद, या फिर पॉल्यूशन, जिस तरीके से मैं क्या बताऊं पॉल्यूशन के बारे में। आजकल थोड़ा मैं ट्रैवल ज़्यादा कर रहा हूं, मतलब ट्रैवल मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल कर रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ट्रैवल करने में। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मतलब जहाँ पर बाज़ार है, जहाँ पर थोड़ा कुछ कारखाने हैं, थोड़ा सा कुछ एक्टिविटीज़ जहाँ पर चल रही है, मतलब ऐसा सकते हैं कि जम्मू क्या है, मतलब 17 लाख की आबादी है 2011 के सेंसस के हिसाब से। मैं जम्मू में रहता हूँ और अभी अगर बात करें 2020 में कितना होगा, जब 2011 में 17 लाख है, सॉरी 19 लाख है, 19 लाख था, तो अभी कितनी आबादी होगी? अभी मान ले जाओ 5 लाख बढ़ गया हो, चलो मान लेते हैं 5 लाख बढ़ गया 9 साल में, तो कितना हो गया? 25 से 27 हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं 25 से 27 लाख की आबादी हो गई। तो इतना कम आबादी वाले राज्य में भी मैं क्या बताऊं, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि मतलब रोड पर चलना दुश्वार है कि अगर आप हेलमेट नहीं है, अगर आप थोड़ा सा मास्क नहीं लगा के हो, या फिर आपकी आँखों में चश्मा नहीं है, तो आपके लिए चलना काफ़ी, मतलब मैं ये जब मतलब ये अनुमान लगाता हूँ कि जब यहाँ पर ये स्थिति है तो बाकी मेट्रो सिटी में क्या होगा। रहा सवाल में पटना के बारे में बताओ तो इंडिया का 17 बिजीएस्ट शहर है, काफ़ी बिजी शहर है, वो भी 17 नंबर पर आता है इंडिया की अगर बात करें तो काफ़ी पॉल्यूशन है वहाँ पर भी। मतलब अक्सर जब सड़कों पर जब चलता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कि लोग ऑक्सीजन कम जो है और डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा अंदर जा रहा है लंग्स के अंदर। तो कह सकते हैं कि काफ़ी जो है अब हमारा वातावरण काफ़ी गंदा हो गया है। और जब ये रिपोर्टें आती है जो दुनिया के सबसे गंदा शहर की बात करते हैं, तो फिर जो है 21 में से 16 शहरें तो हमारे ही देश की हो जाती है। तो कह सकते हैं कि इतना ख़राब कंडीशन हमारे देश का जो अभी है, तो इसके लिए सरकार को काफ़ी कदम उठाने की ज़रूरत है। तो एमंग द मार्केट पॉलिसीज़ कार्बन टैक्स रिमेन्स मोस्ट प्रोटेंट। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ, 1 मिनट। देखो ये 1 मिनट। Among the market policies, carbon tax remains the most potent best policy tool for the including for fuel switching toward the clean source energy। तो हमें अब देखना चाहिए मार्केट जो हमारा जो कार्बन टैक्सेस में जो इसको कम से कम कैसे कर सकते हैं, और इसके तरफ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो इंडिया हैज़ ए कार्बन टैक्स इन द फॉर्म द कार्बन एसेस, ठीक है। देखो यहाँ पर इंडिया हैज़ कार्बन टैक्स फॉर द कोल पेंसिल कार्बन इमिटेड फ्रॉम द कोल बट स्पेयर डेट फ्रॉम द अदर फॉसिल। तो हम जो फॉसिल फ्यूल जो इस्तेमाल कर रहे बहुत ज़्यादा हमारे देश में होता है। और झरिया की बात करूँ तो मैं झारखंड गया था थोड़ा घूमने के लिए नहीं, मतलब घूमने का टाइम है कहाँ यार, काम से गया था। तो फिर वहाँ जब घूमा, जब मतलब वहाँ उस साइट को जब देखा जहाँ पर से कोयला निकलता है,
तो वो साइट जब देखा तो साइट देखने के बाद मतलब काफ़ी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, समझ रहे बात। तो इतना पॉल्यूशन है हमारे शहरों में, तो बहुत ज़्यादा है। तो मतलब जहाँ पर खनन होता है, जहाँ पर ऐसे साइट्स है, वहाँ पर तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इसको कम करना पड़ेगा, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। जो फॉसिल फ्यूल्स को है इसको कम लेकर आना पड़ेगा, ऑयल और नेचुरल गैस का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट कार्बन टैक्स कैन नॉट इंड्यूस एफिशिएंट फ्यूल स्विचिंग अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल टू अदर क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब क्या होगा कि हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके को टूल को अपनाना पड़ेगा कि जिससे कि हम पब्लिक को इंसेंटिवाइज करें कि स्वच्छ वातावरण बनाएं, पेड़ लगाएं और कम से कम जो है गाड़ी को पुल करें, मतलब इंडिविजुअली बाइक लेके कार लेकर के ना घूमें, ठीक है। और फिर बिना मतलब के जो है तेल ना खर्चा करें, फॉसिल फ्यूल ना खर्च करें और क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाए और अच्छी हैबिट अपनाएं, अच्छी आदतें अपनाएं। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा एमिशन कम होगा, ठीक है, अगर हम ये थोड़ा बिहेवियर थोड़ा ठीक ले तो कार्बन टैक्स एक्शन मस्ट फोकस ऑन। तो अब कार्बन टैक्स के तरफ आनी चाहिए कि यानी कि जो भी व्यक्ति अगर हाउस होल्ड जो उनका जो कार्बन है वो ज़्यादा अगर एमिशन कर रहे हैं, कोई फैक्ट्रीज़, कोई कारखाना, उद्योगशाला अगर, तो उनके ऊपर ये कार्बन टैक्स का जो है फॉर्मूला लेके आना चाहिए। और जो इसको बचत करता है उनको रिवार्ड किया जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिंग रेवेन्यू यूनिफॉर्मली टू ऑल हाउस होल्ड ग्रुप परफेक्टली थ्रू इनकम द हाउस होल्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, जो कार्बन टैक्स लगाएंगे उन कंपनियों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रही है, तो ये जो है हाउस होल्ड को इनकरेज कर सकते हैं। इसमें हम उनको लो इनकम वाले जो व्यक्ति है उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट वेरियस सेक्टर द इकोनॉमी फॉर द कैपेसिटी एक्सपेंशन इन्वेस्टिंग एक्सक्लूसिव इन द क्लीन एनर्जी सेक्टर। तो क्लीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करना और प्लस जो कार्बन एमिशन है उसको लो करने के लिए बड़े बड़े फैक्ट्रियों के ऊपर कार्बन टैक्स का चार्ज लगाना, तो काफ़ी अब टाइम आ गया है इसके तरफ सरकार को इन्वेस्टिंग करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ, ताकि हम क्लीन एनर्जी के सोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको यूज कर सके। तो वे फॉरवर्ड आना चाहिए। देखो, वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो हमें करना ये चाहिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिसोर्स, इन्वेस्टिंग द वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, कैपेसिटी एक्सपेंशन, इन्वेस्टिंग इंक्लूसिव इन क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी की कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी के पावर सेक्टर को हमें क्लीन एनर्जी की तरफ लेके जाए, वाइंड सोर्सेज की तरफ ले जाए, सोलर पैनल की तरफ लेके जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेके जाए, फॉसिल फ्यूल को जितना हो सके उसको कम करें, है कि नहीं। इम्प्लाइंग डायरेक्ट कार्बन टैक्स प्लेस ऑफ द एग्जिस्टिंग कोल सेक्स लो कार्बन इंक्लूसिव ग्रोथ द स्ट्रेटजी विल बी द मोर हेल्पफुल इंक्लूडिंग एमिशन। तो जो बात हमने पहले कही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे कंपनियों के ऊपर हमें फिर जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को, ख़ास तौर से कार्बन टैक्स की तरफ जो है इनको काफ़ी सारे लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट को भी इधर हम जनरेट कर सकते हैं। क्लीन सोर्स को, शहरों को, सफाई, देखो सफाई को जो हम बहुत हल्के में लेते हैं, हम इंडियन ना सफाई को बहुत हल्के में लेते हैं। सफाई भी एक बहुत बड़ा मतलब जॉब जनरेट कर सकता है अगर ये प्रमोट की जाए कि साफ़ सफाई चीज़ें मतलब। अब देखिए एक चीज़ क्या होता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें उससे लिंक होती है। अगर हम एक चीज़ को प्रमोट करते हैं, सपोज डेट क्लीन एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमें क्लीन एयर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और जब हम क्लीन ऑक्सीजन लेंगे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम बीमार कम होंगे। तो जो फीस हम खर्चा करते हैं, डॉक्टरों को फीस भरते हैं, वो हम नहीं करेंगे तो वो पैसा हमारा कहीं मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। वो इन्वेस्टमेंट मार्केट में होगा तो उससे मार्केट, हमारे देश की प्रोग्रेस बढ़ेगी, तरक्की होगी। और फिर जो तरक्की होगी तो लोगों को जॉब मिलेगा, समझ रहे बात। तो चीज़ें लिंक होती है, हमें ये लिंक करना चाहिए, तो इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा आर्टिकल हमारा मॉरेटोरियम का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक वादा होता है, एक चीज़ होता है कि इम्पैक्ट होता है कि जो तय की जाती है उसके अंदर कुछ ढील दी जाती है या फिर उसको अंदर टाइट की जाती है। तो आरबीआई ने एक मॉरेटोरियम किया है कि ये क्या है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो मॉरेटोरियम अलाउज वन डिले द पेमेंट ऑफ डेट फॉर ए फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। तो एक समय के लिए जो पेमेंट आपने लिया है, जो कर्ज आपने लिया है, उसको एक टाइम निश्चित करके आपको टाइम दिया जाता है। मॉरेटोरियम वही होता है। तो दिस इज नॉर्मली अनाउंस्ड एलिमिनेट द डिस्ट्रेस इन इकोनॉमिक द बिजनेस। तो जो कि बिजनेस डिस्ट्रेस में है, जो कर्ज लिया है वो थोड़ा सा डिस्ट्रेस में है, चीज़ें सही से नहीं चल रही है, तो फिर कंपनियों को थोड़ा सा ये अलाउ की जाती है कि वो उनको मॉरेटोरियम दिया जाता है। तो व्हाट वाज द मॉरेटोरियम अनाउंस, तो व्हाई वाज द मॉरेटोरियम अनाउंस, तो क्यों किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से कंपनियां जो है फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रेस में हैं। और जो है मैं सुना एक व्यक्ति कह रहा था कि ओसवाल कंपनी जो तकरीबन 20,000 लोगों को जॉब देता है, वो बंदा तकरीबन 20,000 लोगों को जॉब देने वाला अभी आज का, वो क्या कहता है, मतलब चर्चा कर रहा था, एक बंदा मुझे बता रहा था कोई,
तो वो वहाँ काम करता था, ठीक है। तो उनका जो वहाँ का जो मालिक है उससे अच्छा मतलब लिंक था, तो किसी की सिफारिश की थी, कहा था कि भाई साहब मेरा ये बंदा है, बीटेक किया हुआ है, तो आप इसको जॉब पर रख लीजिए। तो उन्होंने कहा भैया 15,000 रुपया भी देने के लिए मेरे पास नहीं है। सोचो, ऐसी बात उन्होंने कही थी। 20,000 आदमी काम करवाने वाला व्यक्ति कहता है कि 15,000 भी नहीं मेरे पास अभी देने के लिए, ठीक है। तो सोच सकते हो कंपनी कितना डिस्ट्रेस में है, ठीक है, तो वो जॉब करेगा। तो ये चीज़ें अभी है। तो इस वजह से जो है ना आरबीआई ने क्या किया, कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में जो पड़े हुए इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन है, जो लोन जो लिया उसमें मोरेटोरियम को बढ़ाने का ये काम की गई है। तो देखिए बिजनेस को कैसे हेल्प करेगा 65% जो है एमएसएमई का जो सेगमेंट है ये मोरेटोरियम के चूँकि ये इसके अंदर आता है, डेप्थ के अंदर है। एमएसएमई बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबी है, तो इनको मोरेटोरियम चाहिए इनको उगने के लिए। 50.1 टोटल आउटस्टैंडिंग लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, तो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं छोटे मोटे कारोबारी व्यक्ति 50% उनका भी मोरेटोरियम के अंदर आता है, कर्ज के अंदर डूबी है। उनको अगर टाइम नहीं दिया जाएगा, मोरेटोरियम नहीं दी जाएगी, तो फिर चीज़ें वो नहीं चला पाएंगे। तो आरबीआई ने इस वजह से ये चीज़ क्या है आ रही समझ में बात। तो वन मिनट वाट मेजर वेयर वी टेकन द प्रोटेक्ट बैंक। तो बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए बैंक की बात करें तो 11 लाख करोड़ से ज़्यादा एनपीए है। एनपीए आप समझते होंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंकों ने जो कर्जा दिया वो सब एनपीए हो गया। तो देखना पड़ेगा कि लेंडिंग उतना ही कर सकते हैं, बैंक से बैलेंस शीट नहीं ख़राब होना चाहिए। बैलेंस शीट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने जो पैसा रखा बैंक में, आप जब चाहो पैसा निकालने के लिए जाओ तो ऐसा ना बोले बैंक की मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी को बैलेंस शीट कहते हैं। यानी कि जितना पैसा सरकार बैंक के पास इतना तो पैसा होना चाहिए कि कोई भी बंदा कितना भी पैसा निकाले, अगर वो जाता है बैंक तो उसको उसका पैसा मिलना चाहिए, ना कि ये कह दे कि बैंक के पास पैसा नहीं है, 10,000 निकालो, 20,000 निकालो, 25,000 निकालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बैलेंस शीट सही रहना चाहिए बैंकों का, वो भी मैनेज करेगी। मोरेटोरियम उतना हद तक आरबीआई चेक करेगी कितने तक कैसे की जाती है, कैसे की जा सकती है, तो वो की जाएगी। द पीरियड ऑफ द मोरेटोरियम वाज नॉट एबल टू कंसीडर टू कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डेज पास ड्यू टू द एसेट क्लासिफिकेशन। देखो यहाँ पर तो ये क्लासिफाइड किया जाएगा किसको मोरेटोरियम दिया है, क्या मतलब कौन बंदा वाकई में डिस्ट्रेस में है, कौन बंदा नहीं दे। तो 30 दिन का ये होगा, ठीक है। आरबीआई का ये फ्रेमवर्क के अंदर ये 30 दिन के अंदर आएगा। तो इसके अंदर क्या इशूज़ यही है, बोरोवर विल हैव टू रीपे देयर लोन्स। तो कैसे दे पाएगा, कोविड-19 अभी अनिश्चित काल तक जो है, अभी तक कह नहीं सकते कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, क्या करेगा। तो वैसे मैं अपना भी प्रेडिक्शन बता दूँ तो अक्टूबर तक मेरा मानना है कि कोविड-19 का झमेला ख़त्म हो जाएगा। मैं अपना प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर लेता हूँ। तो अक्टूबर तक मेरा अनुमान है कि ये हो सकता है। लेकिन अभी देख सकते हैं कि अगर 1 महीना का मोरेटोरियम दिया गया है तो काफ़ी इशूज़ अभी भी है, चूँकि कोविड-19 के बारे में भी क्या रेजोल्यूशन आगे क्या चीज़ें कैसे चलेगी कुछ नहीं कह सकते। मोरेटोरियम डिफर्ड रीपेमेंट एंड डिड नॉट स्टॉप एवल द इंटरेस्ट ऑफ दिस पीरियड। तो फिर क्या होगा कि इस टाइम में जो है बैंक को भी कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, मोरेटोरियम जो बढ़ाई जाएगी। एट द फेज ऑफ द एसेट क्लासिफिकेशन एक्सपायर्ड डाउनग्रेड द मेक इट में द हार्ड ऑफ द बोरोवर द रेंज फाइनेंस। तो ऐसे में काफ़ी मुश्किल हो जाएगी बाद में वैसे व्यक्ति को फाइनेंस करने का। अगर सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियली, अगर उसको फिर से लोन चाहिए तो उनका स्टेटस जो है अपग्रेड जो होगा तो काफ़ी ख़राब रहेगा, क्लासिफिकेशन एक्सपायर्ड। तो ये चीज़ें हो जाएगी तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो वाई देयर इज़ ए, लेकिन मोरेटोरियम का डिमांड क्यों है, मतलब क्यों किया जा रहा है अभी। देखो डिमांड इस वजह से है कि 23% अभी हमारा इकोनॉमी श्रिंक हो गया, जीडीपी हमारा कम हो गया और बिजनेसेस जो है सब डाउनफॉल चल रही है। तो मोरेटोरियम सरकार ने अनाउंसमेंट की है आरबीआई थ्रू, तो अच्छा है, देखते हैं क्या होता है। तो ये था पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी जीएस पेपर 2 पॉलिटी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो ये क्या है, पहली बात ये समझ लो कि पार्लियामेंट के कई सारे कमेटियां हैं, 21 कमेटियां हैं हमारा इसका तकरीबन टोटल 21 कमेटियां हैं पार्लियामेंट के, यानी कि राज्यसभा और पार्लियामेंट दोनों मिला करके, संसद दोनों मिला करके हमारे पास जो 21 पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करता है कि एमपी के जितने भी हैवी लोड वर्क है उसको स्क्रूटिनाइज करता है, उसको चेक करता है, उसको सही करता है, उस काम में वो लगा रहता है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी वही काम करता है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी को कैसे चुना जाता है, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, उनको चुना जाता है, उन मेंबर के द्वारा चुना जाता है। फाइंड द रिकमेंडेशन गवर्नमेंट विच आर द नॉन द बाइंडिंग। तो इनका जितना भी रिकमेंडेशन है, सरकार को जो भी रिकमेंडेशन देगी तो सब नॉन बाइंडिंग है। नॉन बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपने कहा हमने सुन लिया, मेरा मानना या न मानना मेरे ऊपर निर्भर करता है, जरूरी नहीं मैं मानूँ, ठीक है। तो ये नॉन बाइंडिंग है। तो नो पासिंग डिसीजन, तो मतलब इसका कोई भी काम पासिंग नहीं है, कि किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, और ये एक सलाहकारी है, मतलब सलाह केवल देने का काम करता है पार्लियामेंट्री कमेटी। तो अभी इशूज़ क्या देखिए कि हुआ ये है कि पार्लियामेंट्री कमेटी का एक आईटी सेक्टर का जो पार्लियामेंट्री कमेटी है फेसबुक को समन किया, मतलब उसको बुलाया
और उससे कुछ फेक न्यूज़ के बारे में या फिर काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में जो है ना सवाल जवाब ये सब चीज़ें की। तो ये चीज़ें जो है ना मतलब सरकार को पसंद नहीं आया, ठीक है। तो अब समनिंग विटनेस, तो यानी कि ये इनके पास पावर नहीं है। आर्टिकल नंबर 270 के तहत कमेटी के पास इस तरह का कोई पावर नहीं है, क्योंकि ये सलाहकारी एडवाइज़र बॉडी है और इस तरह का जो है हरकतें करना ये सही नहीं है। तो सरकार को IT सेक्टर को समन करना, फेसबुक को उससे फेक न्यूज़ के बारे में, उसके बारे में कुछ बातें, कुछ चीज़ें, डिटेल्स निकालना, जानना, छानबीन करना या फिर कोई तो ये चीज़ें पसंद नहीं आया, मतलब सरकार को पसंद नहीं आया। तो पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है इसी को लेकर यहाँ पर ये बात हम डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा डिजिटल एजुकेशन। देखिए सोशल जस्टिस GS2 से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो सोशल जस्टिस क्या है, आप जानते हो कि सोशल जस्टिस कोई एक बात नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। सोशल जस्टिस तब मिलेगा जब बंदा पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा। तो एजुकेटेड होने के लिए शिक्षा देख सकते हो अभी क्या हो रहा है, पेंडेमिक की वजह से सारी ठप पड़ा हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन तो चीज़ें सारी की सारी फैसिलिटीज़ नहीं हो पाएगी, चूँकि ऑनलाइन की वजह से सारा सिस्टम डिवाइस से कनेक्ट होता है। और क्यूरेशन, टीचर्स, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, एग्ज़ाम, गैजेट, फंडिंग, फैसिलिटी, सैलरी, सब मसला है। ये सब कैसे होगा ऑनलाइन से, ये सब कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो तकरीबन ये सब मसला चल रहा है अभी ऑनलाइन के वजह से। टीचर भी काफ़ी बेचारे परेशान हैं, ठीक है। ऑनलाइन ओनली अबाउट 25% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड हैव इंटरनेट। और फिर दूसरा समस्या ये है कि केवल 25% हमारे देश में ऐसी आबादी है जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं। बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े शहरें और बड़े बड़े लोग के बीच में रहोगे तो फिर लगेगा कि सारी चीज़ें ठीक है, सर सब सही है, सब सही है, सब सही है। लेकिन जब घूमोगे वन बाय वन, जब एक एक जगह जाओगे, गरीबों का दुख दर्द देखोगे, तकलीफ़ें देखोगे, तो पता चलेगा कहाँ पर है। तो 25% हमारे ऐसे लोग हैं केवल जिसके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, बाकी 75% के पास नहीं है। तो बताओ तो सही, कैसे वो ऑनलाइन पढ़ेगा, ठीक है। तो डिजिटल सरकार कुछ करेगी, देखिए करेगी, क्या करेगी। तो एजुकेशन प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी टूल्स, इंटरेक्टिव क्यूरेशन कंटेंट एंड मोर द जस्ट वीडियो लेक्चर। तो क्या है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं आपसे। आप अगर मुझे सवाल करना चाहो क्या करोगे, कमेंट में लिखोगे। वो भी मेरे वीडियो आपके पास तभी पहुंचेगा जब आपके पास इंटरनेट होगा। और ये वीडियो का ही सिर्फ एक लेक्चर है जिसका एक क्वेश्चन है, कंटेंट है, टेक्नोलॉजी टूल्स है, तो जो काफ़ी उतना कारगर नहीं है। मतलब क्लासरूम का बात ही अलग है, फेस टू फेस पढ़ाने का चीज़ ही बात ही अलग होता है। वो उसमें आप चीज़ों को आप रिसर्च करते हो, छानबीन, ये वो 9 17। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा समस्या डिजिटल एजुकेशन से नहीं हो सकता। ये एक वे हो सकता है, टेम्प्रोरली ये चीज़ें चल सकती है, लेकिन परमानेंट नहीं कर सकते, ना तो हमारा एजुकेशन ख़राब हो जाएगा। तो स्कूल कॉलेज ये डिजिटल एजुकेशन की तरफ जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन सरकारी स्कूल के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। प्राइवेट स्कूल के पास भी है तो क्या करेगा, 25% हाउस होल्ड के पास तो इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, तो कैसे चीज़ें चलेगी। तो फाइनेंस काफ़ी प्रॉब्लम है। और फिर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीपल लैंग्वेज, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बिल्ट नहीं है, डिजिटली डिसिप्लिन नहीं है, बच्चे उतना डिसिप्लिन नहीं है कि वीडियो को देखेंगे बैठ करके। आप बड़े हो, समझदार हो, आपको एग्ज़ाम करेक्ट करना है, आपको पढ़ना है किसी तरीके से, तो आप तो बैठ करके देख सकते हो। लेकिन बच्चे नहीं देखेंगे, बच्चे मन के सच्चे नहीं देखेंगे, ठीक है। तो नहीं देखेंगे तो फिर मसला है ना। तो गवर्नमेंट का, सरकार का क्या इनिशिएटिव है डिजिटल तरफ जाने के। भारत नेटवर्क सरकार ने लॉन्च किया है। सभी पंचायत में जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश होगी। 40,000 करोड़ का खर्चा है। तो भारत नेटवर्क ये जो है कम्प्लीटली अभी जो है चीज़ें नहीं चल रही है। टेलीकॉम सेक्टर ऑपरेट अभी नहीं हो रहा है यहाँ पर, और पूरी तरीके से जो है यहाँ पर इंटरनेट वायर काफ़ी भी नहीं हुआ है सारी चीज़ें। तो अभी चीज़ें दिक्कत है। नेक्स्ट हमारा सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नेशनल नॉलेज नेटवर्क में क्या है कि इसमें बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, IIT, IIM, यूनिवर्सिटीज़, ये सब जो है इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है रिसर्च के तरफ जो है इंस्टीट्यूशन को उभारा जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। इट वॉज एम्ड इन इनकरेजिंग कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट बिल्डिंग द, तो इसके तरफ जो है बढ़ेंगे। ये था हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन्स। तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है GS पेपर 2 सोशल जस्टिस आर्टिकल को रेट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परमानेंटली कमीशन, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो है महिलाएं परमानेंट कमीशन के तौर पर कॉम्बैक्ट कर सकती है। और इसमें क्या होगा, इंडियन आर्मी में सपोर्ट
सर्विस सपोर्टिंग सर्विस में महिलाओं का जो है योगदान काफ़ी अहम रहेगा। तो महिलाओं को इनकी पूरी अनुमति है कि वो परमानेंटली कमीशंस में जो है भाग ले सकती हैं और उनको असिस्ट कर सकती हैं। तो काफ़ी अच्छा है, महिलाओं का जो स्ट्रगल है कि वो एम्पावर चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो अच्छी बात है। वुमेन्स ऑफिसर इंडियन आर्मी विच द कमबैक द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो काफ़ी पोस्टिंग कमीशन जो कि हमारा पहले से ही जो है एसएससी है, मतलब क्या है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, पार्लियामेंट बोल रहा हूँ, आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशन है पुरुषों का। तो वैसा ही काफ़ी लंबा टाइम से ये स्ट्रगल चल रहा था कि महिलाओं के लिए भी परमानेंटली कमीशनड होना चाहिए, जो इनको सर्विस यानी कि लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड कराएगी। जो कहते हैं कि वार के सिचुएशन में जो योगदान होता है, सार्जेंट लेवल का जो ऑफिसर होता है किस तरीके से वर्क करता है, तो उसमें वो चीज़ जो है करेगी। तो स्ट्रगल चीज़ें हुई है, जैसा कि पुरुषों का है शॉर्ट सर्विस कमीशन, वैसा ही महिलाओं का परमानेंटली कमीशन अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दिखा दिया है। तो देख सकते हैं जस्मीन कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस था, दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस चला था। तो पब्लिक कमीशन के लिए बात की जा रही थी कि वुमेंस को जो है ऑफिसर्स 10 पेइंग द वे फॉरवर्ड तो की जानी चाहिए। तो इंडियन फोर्स में ये अप्लाई कर पाएगी और फिर इंडियन आर्मी जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स जितने भी सर्विस है उसमें ये कमीशन अपना योगदान देंगे। तो डिस्क्रिमिनेटरी इम्प्लीकेशन वुमेन्स एफर्ट द विल बी द, देखिए अब वुमेन्स के बारे में थोड़ा सा कुछ चर्चा कर रहे हैं। वुमेन्स ऑफिसर विल बी द इंटिल द सर्विस टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट देन फर्स्ट लुक्स फॉर द इंटरनल। तो 14 साल तक जो है इनकी कैपेसिटी होगी काम करने की, 14 साल तक, जब तक कि रिटायरमेंट नहीं हो जाता। मतलब 14 साल के बाद होगा रिटायरमेंट। पोस्ट कमीशन जो वहाँ पर जो पोस्ट बताई जा रही है लॉजिस्टिक सर्विस, तीनों फोर्सेस में जो हमारा जो योगदान होगा महिलाओं का, उसके में 3.5% जो है इसमें अभी तक देख सकते हैं आर्मी में महिलाओं का योगदान है सिर्फ 3.5%। तो ये काफ़ी उत्साहजनक नहीं है जैसा कि देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही चीज़ अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है। तो इसी के साथ हमारा आर्टिकल ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट दिन हम आर्टिकल कल से अब टाइम पर डिस्कशन करेंगे। आज मैंने आज ही डिस्कशन कर लिया। तो ये दोनों आर्टिकल्स आप देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो सवाल करो, और अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, ठीक है। उसको क्लियर कर देंगे दूसरा वीडियो में। बाकी कल मिले, थैंक यू।